हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। देखिए, हम मौजूद है कोटद्वार में और हमारे सामने मौजूद है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी। प्रणाम सर। प्रणाम जी रवि भाई। सर, मैं एक सिंपल सा परिचय आपको करा दूं कि उत्तराखंड में अगर ईमानदार और कर्मठ और काम करने वाले नेताओं की बात की जाए तो सुरेंद्र सिंह नेगी जी उनमें से एक गिने जाते हैं। भले ही कांग्रेस में है, लेकिन पसंद के मामले में जो बीजेपी मानसिकता लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य सेवाओं पे बात करेंगे, अब पीपीपी मोड पे बात करेंगे और बात करेंगे हम लोग यहां पर कांग्रेस की दिशा और दशा पर, क्योंकि इस समय ऐसे ईमानदार नेताओं का बहुत आवश्यक है कांग्रेस की रीढ़ बनने के लिए। सर, पहले हम स्वास्थ्य सेवा की बात करते हैं। चूंकि आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, कोटद्वार में रहते हैं, तो कोटद्वार के स्वास्थ्य सेवाओं पर ही आपसे शुरुआत करते हैं सर। तो सर, क्या कहेंगे पहले कोटद्वार की स्वास्थ्य सेवाओं पर? देखिए, जो स्थिति वर्तमान में पूरे उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं की है, उनको लेकर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ठीक नहीं चल रही है। और मैं समझता हूं कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए और किसी क्षेत्र की उन्नति के लिए स्वाभाविक रूप से किसी न किसी व्यक्ति को या पूरे जनता को स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। इतना महत्वपूर्ण ये विषय है। मैं कोटद्वार अभी 15 तारीख को ही इस हॉस्पिटल में काफी लंबे समय के बाद गया और वहां पर जो मैंने देखा है वो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये महसूस किया कि हमने आखिर क्या पाया इस हॉस्पिटल को बनाकर। ये संयुक्त चिकित्सालय था पहले, हम लोगों ने इसको बेस चिकित्सालय के रूप में विकसित किया। यहाँ पर पहले जो 34-35 डॉक्टर की संख्या हुआ करती थी संयुक्त चिकित्सालय में, ये सोचते हुए कि पूरे जनपद का लोड करीब करीब 15 ब्लॉकों का लोड इस हॉस्पिटल पर आता है और यहाँ पर तमाम समुचित व्यवस्थाएं होंगी। यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी। यहाँ पर बेस हॉस्पिटल बनाया गया, उसमें आईसीयू की व्यवस्था करवाई गई, बर्न यूनिट, तमाम यूनिट जितनी हो सकती हैं उनको हमने किया। यहाँ पर आपकी जो है एमआरआई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एमआरआई है, सीटी स्कैन है और आप समझिए कि यहाँ पर डिजिटल एक्सरे लिथोट्रिप्सी जो है हमारी एक जो बगैर चीर फाड़ के किडनी से बाहर निकाल देती है स्टोन को, वो भी यहाँ पर लगी है। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं के होने के बावजूद डॉक्टर्स के अभाव में बहुत बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि मात्र यहाँ पर 19 डॉक्टरों की संख्या आज की तारीख में काम कर रही है, जिसमें वही डॉक्टर जो रूटीन में रहते हैं उन्हीं को ईएमओ को ड्यूटी भी करनी पड़ती है। ईएमओ का मतलब जो इमरजेंसी डॉक्टर के रूप में रखे जाते हैं 3-4 डॉक्टर के, ताकि वो रात की ड्यूटी संभालें। और जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं वो जो है अवशेष टाइम पे उनका जनता का मरीजों का इलाज समुचित ढंग से कर सकें। सर, मैं बीच में माफी चाहूंगा सर, आप अभी कह रहे हैं कि 19 डॉक्टर होने चाहिए इस हॉस्पिटल में? नहीं, सॉरी, अभी 19 डॉक्टर काम कर रहे हैं। वर्तमान में 19 डॉक्टर काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया। और यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट में बेस हॉस्पिटल के 58 जो है डॉक्टरों की संख्या है। देखिए, जो आप लोग लाइव देख रहे हैं बाद में देखेंगे, 58 डॉक्टर होने के बावजूद मात्र 19 डॉक्टर हैं। ये यहाँ तब है जब यहाँ पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद हैं और इस समय वर्तमान में रितु खंडूरी जी जो विधानसभा स्पीकर हैं, जो इस समय केंद्रीय मंत्री के तौर पर उनकी पावर है, तो भी मात्र 19 डॉक्टर इस समय कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में है। सर, जब आप स्वास्थ्य मंत्री थे उस समय संयुक्त चिकित्सालय था, उस समय कितने डॉक्टर थे यहाँ पे? देखिए, उस समय संयुक्त चिकित्सालय था और जिसकी डॉक्टर की संख्या होती है 34 की संख्या उसमें होती है। और यहाँ पर उस समय लगभग 31 डॉक्टर तक हुआ करते थे और किसी भी पेशेंट को बाहर जाने का हम लोग रेफर करने के लिए बिल्कुल मना करते थे। रेफर वही व्यक्ति होता था जिसको लाइलाज, जिसका संभव नहीं है यहाँ पे। और उस समय मैं समझता हूँ काफी बेहतर स्थिति हो गई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैंने तो एक नई सोच के साथ एक नई व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास किया था पूरे उत्तराखंड के अंदर। बहुत जगह हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन उनके रेजिडेंसेस नहीं होने की वजह से वो दूर दराज जाते थे, रात को नहीं आ पाते थे। लेकिन मैंने एक व्यवस्था सुनिश्चित करवाई पूरे उत्तराखंड के अंदर कि यहाँ पर डॉक्टर्स के रहने की व्यवस्था उसी के कैंपस में होनी चाहिए। कोटद्वार में भी मैंने उस व्यवस्था को पहले फेज में 30 डॉक्टर के लिए यहाँ पर टावर हमने बनाए, 20 डॉक्टर उनमें रह रहे हैं। 10 डॉक्टर्स का एक टावर पिछले 7 साल से
सिर्फ इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि उस पर धनराशि जो उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा बढ़ गई, उसको 1,60,00,000 रुपए सरकार के पास नहीं था। हमने बहुत आंदोलन किया, उसके बाद पैसा रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद आज भी स्थिति मैं समझ रहा था वो बनकर तैयार हो गया होगा, लेकिन दुर्भाग्य वो नहीं बना है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वर्तमान में, वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर नहीं है। ये आप परोक्ष आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष आरोप है आपके? देखिए, जो दिखाई दे रहा है मैं वो बात कह रहा हूँ। मेरे आरोप और प्रत्यारोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने जो सुझाव, एक पत्र लिखा है 15 तारीख के बाद, जिस पत्र को मैं आज या कल में भेजूंगा, उस पत्र में मैंने यही जिज्ञासा प्रकट की और इस सुझाव के रूप में उनको बताया। हम जानते हैं और मैंने कहा आप भी जानते हैं, सरकार भी जानते हैं कि हम डॉक्टर्स को रातों रात पैदा नहीं कर सकते और ना ही जो है किसी अस्पताल में भेजने के लिए जुगत कर सकते, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रास्तों को हमने अपनाया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, NHM, नेशनल हेल्थ मिशन से हम लोग यहाँ पर जिस टावर को बना रहे हैं उसका पैसा लैप्स नहीं होता है। आप उसको काम करते रहेंगे, लेकिन रिकरिंग बजट में अगर महंगाई तो बढ़ेगी ना, 7 साल में बढ़ेगी। जी हाँ। तो वो महंगाई जब बढ़ेगी और टाइम पर आप काम नहीं करेंगे तो वो पैसा नहीं देते। या तो समय पे आप पैरवी करेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से आपको पैसा मिलेगा, और मिलता है, क्योंकि ये समय की बातें होती है। कहा जाता है कि ये पैसा समय पे रिलीज नहीं हुआ, कभी कभी केंद्र सरकार से NHM का पैसा समय पर नहीं आता, तो उसके लिए ये व्यवस्था है, लेकिन समय पे उसको नोटिस में लाना चाहिए केंद्र सरकार के, तो वो पैसा देती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर एक व्यवस्था सुनिश्चित करवाने की कोशिश की थी, क्योंकि हॉस्पिटल जैसे नैनीताल हॉस्पिटल है, नैनीताल एक हॉस्पिटल है जहां पर के रिहायशी मकान बहुत महंगे हैं जी, और डॉक्टर वहां इसलिए नहीं जाना चाहता कि हमको रेजिडेंस नहीं मिलेगा जी, मिलेगा तो पता नहीं कितनी दूर मिलेगा। तो उसके लिए भी हम लोगों ने इसी NHM से पहली बार एक कोशिश की थी कि प्रत्येक हॉस्पिटल में जहां पर डॉक्टर दिन और रात काम करते हैं उनकी व्यवस्था डॉक्टर के हॉस्पिटल के कैंपस में होनी चाहिए। उसी का हम लोगों ने यहाँ पर एक नमूना ही नहीं और जगह भी इसको कोशिश की। सर, मैं आपसे पीपी मोड पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ, इस समय जो वर्तमान में हालात हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, आपको लगता है कि वो सही दिशा में काम कर रहे हैं या बहुत कमजोरियां हैं? वो काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा सवाल सर मेरा यह है कि डॉक्टरों की जो भारी कमी है, वो डॉक्टरों की भारी कमी के लिए क्या स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदार है या व्यवस्थाएं जो पहले चली आ रही है वो जिम्मेदार है? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री जी निश्चित रूप से अपने स्तर से ठीक काम कर रहे होंगे। व्यवस्थाओं को कैसे व्यवस्थित किया जाए इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता मैं समझता हूं। उस समय भी ये कमोवेश यही स्थिति थी, बल्कि इससे भी ज्यादा खराब स्थिति थी। हमने वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लैस किया जी। और वैकल्पिक व्यवस्थाओं में मैं बताना चाहता हूं कि अगर पिथौरागढ़ में डॉक्टर सर्जन नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होंगे। जी हाँ, ठीक है, ऐसी स्थिति सब जगह थी। तो मैंने क्या किया कि एक सर्जिकल कैंप के लिए PPP मोड पर एक योजना को शुरू किया, NHM से पैसा दिलाया। NHM में हम लोगों ने करीब 40 कैंपों को आयोजन करने के लिए प्रिलिमिनरी पहले साल में हमने व्यवस्था की। आपको हैरत होगी कि वो जो PPP ही मोड पर जो बाहर से हम डॉक्टर लाते थे अपनी OT में, अपने जो CMS और हमारे डॉक्टर्स की टीम होती थी जो पूरे क्षेत्र में ये बताते थे कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक यहाँ पर कैंप होगा, जिसमें आंखों का ऑपरेशन होगा, ऑर्थोपेडिक सर्जन वहां पर होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट वहां पर होंगे, और सभी प्रकार के उपचार, यानी अगर किसी का गॉल ब्लैडर, किडनी में स्टोन है, उनके भी ऑपरेशन होंगे। तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने उस कैंप के द्वारा वहां पर लोगों को लाकर किया। और उसमें आपको बताना चाहता हूं कि हमने उसके लिए सीमा रखी, हाँ, आपको 150 ऑपरेशन करने होंगे, जिसको आपको ठीक करा के जाना होगा। अगर किसी प्रकार एक भी व्यक्ति, कुछ स्थिति उसकी गंभीर होती है और सीरियस हो जाता है, तो आपको अपना हॉस्पिटल ले जाकर उसको ठीक कराकर यहाँ लाना होगा। अच्छा, देखिए सुनिए, ये कितना महत्वपूर्ण विषय है जिसकी चर्चा कभी हो ही नहीं पाई, मीडिया में चर्चा आ ही नहीं पाई है। सर, मुझे जानना है कि जब आपने ये व्यवस्थाएं की कि हम PPP मोड के तहत ऑपरेशन करेंगे, जहां पर दूर-दराज के क्षेत्र है वहां बकायदा एक टेम्परेरी बेस बनाएंगे, वहां वो होंगे, ये जो सोच है, ये आइडिया है, ये आपको आइडिया दिया किसने? ये आपकी मौलिक सोच थी या अधिकारियों ने आपको सोच दिया या कहीं से आइडिया आपने अडॉप्ट किया? नहीं, ये मेरी अपनी सोच थी। जब हमको डॉक्टर नहीं मिल पा रहे थे और 20 साल 10-10 साल से लोग जो है अपने आंखों का ऑपरेशन नहीं करा पा रहे थे,
टूटी हुई हड्डी को नहीं जुड़वा पा रहे थे, छोटा सा जो गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है उसको नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये मैंने अपने आप सोचा और मैंने अधिकारियों से कहा कि हम जो है इस योजना को लॉन्च करना चाहिए हमको। और इसी बीच में केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी जो एनएचएम के थे वो आए। मैंने इस पर वो अक्सर जो है मंत्रियों को कम मिला करते हैं, लेकिन मैंने उनको अपने जो सचिव थे उनसे कहा कि जब भी आए हो तो मुझको जरूर मिलवाइए। तो मेरे कैंप पे आए, मेरे घर पे, उसमें मेरे ऑफिस में आए और मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा मेरा कंसेप्ट 2-3 मामलों में ये है, हम इसके लिए पैसा चाहते हैं, क्योंकि सरकार के पास रूटीन बजट के लिए रूटीन कामों के अलावा पैसा एक्स्ट्रा कामों के लिए नहीं होता। ये एडिशनल एक सर्विस थी जो हम लोग देने जा रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी योजना है, इसको तो पूरा जो है देश इसको अडॉप्ट करना चाहेगा। मैंने 40 कैंप, मैंने कहा ये पहले साल में हमको 40 कैंप दे दीजिए। मैंने उससे पहले सारे लोगों से बातें की, कहाँ हम लोग नहीं जा पा रहे हैं, जहां पर हमारी व्यवस्थाएं नहीं है। और इस योजना का लाभ इतना जबरदस्त हुआ, इतना पॉपुलर हुआ ये कि लोग यहां तक कहने लगे साहब आपने तो ये करिश्मा कर दिया। यहां तक हरीश रावत जी जब एक बार अल्मोड़ा के दौरे पे थे, इत्तेफाक से वो कैंप वहां पे चल रहा था, इत्तेफाक से 7 डेज का कैंप वहां चल रहा था। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बहुत चर्चा है इसकी, बहुत सारे दूर दूर के लोग आ रहे हैं और सब इलाज करके ऑपरेशन करा के वापस जा रहे हैं और सारे केस ठीक हो रहे हैं। सिर्फ पूरे के पूरे 3 सालों में एक केस खराब हुआ था। खराब का मतलब वो नहीं हो पाया, लेकिन उसको दिल्ली जाकर उन डॉक्टर्स की टीम में जिस हॉस्पिटल के वो थे वहां उन्होंने उपचार करवाया और उसको भी वापस भेजा। तो ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं। आपके पास जब डॉक्टर नहीं आ रहा तो आपको सोचना पड़ेगा। मैंने एक और व्यवस्था वैकल्पिक की थी और इसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माता मंगला जी या भोले जी का, कि मैंने उनका सहयोग लिया। मैंने एक रोस्टर बनाया पूरे उत्तराखंड के, जहां पर हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है या जो हॉस्पिटल तो है लेकिन वहां पर डॉक्टर नियमित रूप से नहीं जा पा रहे हैं, लोगों को बहुत बड़ी असुविधा हो रही है। मैंने 1 महीने में अगर 1 तारीख को किसी व्यक्ति को कहीं पर बुलाना, अगर हमने द्यूली में रखा, सपोज कोई पर्सन इधर द्यूली एक जगह है अगर हमने रखा था, तो द्यूली में 1 जनवरी को वहां पर डॉक्टर जाएगा, फिर 1 फरवरी को डॉक्टर की टीम वहां जाएगी, फिर मार्च में जाएगा, यानी हर महीने, क्योंकि हर डॉक्टर कभी कभी कहता है कि 15 दिन की दवाई ले जाओ या 1 महीने की ले जाओ, यही होता है ना। जी हाँ। तो हमने उस सिस्टम को लागू किया। उसमें हमारे 6 डॉक्टर्स होते थे, महिला डॉक्टर होती थी, सर्जन होते थे, फिजिशियन होते थे, गायनेकोलॉजिस्ट लेडी होती थी। और आपको खुशी होगी 2 जीडीएमओ और 40 टेस्ट के लिए एक वैन बड़ी गाड़ी जिसमें डॉक्टर भी होते थे, हंस फाउंडेशन ने हमको उपलब्ध कराई। यानी कि डॉक्टर उधर चेक करता था, वहीं पे 40 जो टेस्ट होने हैं ब्लड के, दूसरे स्टूल के, वो 40 टेस्ट जो है 3 घंटे में मिल जाते थे। और इस ढंग से हमने पूरे के पूरे उत्तराखंड के अंदर एक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए प्रयास किया था। और अगले 1 साल 2 साल में हम उसको 15 दिन में करने वाले थे कि अगर 1 तारीख को गया है तो दोबारा 15 तारीख हो जाएगी। मैं जो ये आपने किया, मीडिया में इतना हाईलाइट क्यों नहीं हो पाया? आपने इसका प्रचार क्यों नहीं किया? देखिए ऐसा है कि हम इतने व्यस्त होते थे, प्रचार हुआ है और लोगों को जानकारी है इस बात की, लेकिन प्रचार तंत्र उस समय ज्यादा मजबूत नहीं था, या ये समझिए कि हम प्रचार पे ज्यादा विश्वास नहीं करते। देखिए मैं एक चीज जो लाइव अभी देख रहे हैं, जब मैंने आपको ईमानदार और कर्मठ कहा, हालांकि मुझको लोग कहते हैं कि रवि तुम तो बीजेपी माइंडेड पत्रकार हो, पर मैंने कई बार कहा जो व्यक्ति अच्छा करेगा हमेशा उसके पीछे हम खड़े होंगे। और देखिए स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपको बताऊं 2022 के चुनाव में मैं जब मैंने कई जिलों का सर्वे किया कौन जीत रहा है, तो मैंने नैनीताल जिला, पौड़ी जिला, उधमसिंह नगर जिला, तो पौड़ी जिले में जो 6 सीटें थी उसमें मैंने कहा था कि 11 फरवरी को मैं किया था कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी यहाँ जीते हैं और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और जो वर्तमान में जो विधायक हैं आपकी ऋतु खंडूरी, मैंने कहा किस नंबर में आ रही है। और जब मैंने परिणाम देखा मैं चौंक गया। तो मैंने यहाँ के लोगों से पूछा, मैंने ये चमत्कार कैसे हुआ, ये तो उम्मीद ही नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आए 12 तारीख को मेरे जाने के बाद, और उन्होंने बस ये कहा कि देखिए आपने मुझे डिग्री कॉलेज में हरा दिया था, बस मुझे जिता दो, मुझे लगेगा मैं डिग्री कॉलेज के हार का मेरा बदला ले लिया। और लोग भावुक हो गए और उन्होंने एक शायद ऋतु खंडूरी राम कोटद्वार के पैराशूट उम्मीदवार हैं, उनको जिता दिया। फिलहाल ये बताने की कोशिश है कि सुरेंद्र सिंह नेगी जी कितने प्रभावशाली, कितने मृदुभाषी और जमीनी नेता हैं,
जो लोग एक तरफा जीते थे, लेकिन उसमें प्रचार तंत्र की खामियाजा भुगतना पड़ा। सर, आपके पास उस समय एक ही मंत्रालय था? नहीं, मेरे पास समाज कल्याण भी था, गन्ना विकास भी था। अच्छा। और मैं 7-8 विभाग थे। जैसे हमारे धन सिंह रावत जी के पास शिक्षा मंत्रालय भी यही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों दबाव को झेल नहीं पा रहे, इसलिए एकदम से काम नहीं कर पा रहे? नहीं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। काम करने के लिए तो अधिकारियों को अगर निर्देश देंगे। आपने कभी, जैसे होता ना कि हम एक ही क्षेत्र के हैं, क्योंकि हमारा प्राथमिकता है कि सरकार किसी की भी हो अपने लोगों के लिए आगे आ रहा, तो आपने सलाह दी है, कभी सलाह मांगने की कोशिश की कि आपने इतनी व्यवस्थाएं की, सुनने की तरह हमें भी राय दो कि क्या करना चाहिए? मैं एक बात बताऊं कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे जी, क्योंकि आज मैं डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध नहीं करा सकता हूं, लेकिन उनकी एक खूबी थी कि जो भी पत्राचार हम उनसे करते थे उसका रिप्लाई जरूर आता था। अच्छा। और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया थोड़ा सा कम हो गई, बल्कि बिल्कुल नगण्य हो गई। लेकिन हमारी हमेशा कोशिश रहती है, हर स्टेज पे कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अधिकारियों से भी हम मुलाकातें बात करते हैं तो उनको कहते हैं यार कि ये पहले की योजना थी, इसको आप लॉन्च करवाइए, दोबारा करवाइए, ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने उस समय एक और 950 करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेशन वर्ल्ड बैंक से करवाया, और वो एक हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए था कि अगर आपके पास पौड़ी में सर्जन नहीं है और वो क्रॉनिक मरीज है, तो आप वहां से एक एम्बुलेंस से उस मरीज को उठाएंगे और जहां भी नजदीक गंतव्य स्थान जहां पे उसकी सर्जरी हो सकती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो सकती है, वहां ले जाएंगे, उसको ठीक करा के वापस भेजेंगे। ये उस समय हेल्थ डेवलपमेंट एक सिस्टम था। 950 करोड़ रुपए का बजट था। लोगों ने बहुत तारीफ की। मैंने कहा भाई ये हमको करना होगा। और तब गुलाम नबी जी थे केंद्रीय मंत्री। मैं उनको कहता था कि भाई स्वास्थ्य विभाग किस लिए बना है? स्वास्थ्य विभाग इसलिए बना है कि हम लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करें, उनको स्वस्थ रख के उनको जो है अपने इस राष्ट्र के निर्माण में लगाने का प्रयास करें। सर, अब मैं आता हूँ पीपी मोड पे। आप बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद आपकी सरकार पीपी मोड लेके आई। तो पीपी मोड कल्चर जो आप लोग लाए, उसमें आपकी सोच क्या थी? क्या वो सही ढंग से रहा? और अब पीपी मोड का इतना विरोध क्यों होता है? देखिए, पीपीपी मोड पे मैंने आपको बताया कि जो सर्जिकल कैंप हमने लगाए वो भी एक किस्म से पीपीपी मोड है जी, क्योंकि हम किसी दूसरे एजेंसी को हायर करते थे, उसके बदले में उसको पैसा देते थे और वो यहाँ पर आके उपचार करता था। यहाँ पे आके उपचार, ये पीपीपी मोड है। जी। यही व्यवस्था जो है हॉस्पिटल को देने की भी, हॉस्पिटल को देने के लिए भी की गई थी। और ये इसलिए की गई थी कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी थी जी, मेरा सिर्फ, और हमने उसको बहुत सारी जगह लागू किया जहां पे हमारे पास डॉक्टर्स बिल्कुल नहीं थे। उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। कहीं कहीं जहां पर एक गर्म पानी, छोटी जगह में बताना चाहता हूँ, नैनीताल के पास जी, और वहां पे भी एक पीपीपी मोड पे, तो वहां पे पहले ओपीडी जो रोज पेशेंट आते थे वो मात्र 10 से लेके 15 आते थे। जब हमने पीपीपी मोड पे उसको चलाया तो वही संख्या बढ़कर 150-200 हो गई। पहले वहां पे ऑपरेशन 1 या 2 नहीं हो पाते थे। जब हमने पीपीपी मोड पर उसको दिया तो उसके जो है ऑपरेशन की संख्या 30 से 40 हो गई एक ही साल के अंदर जी। तो ये इजाफा था। उसमें कंडीशन हमारी बहुत स्ट्रांग होती थी कि आपको जो सीएमएस वहां पर जो हमारा मुखिया होता था, उनको ये निर्देश थे कि समय पे डॉक्टर्स आएंगे, समय से अटेंड करेंगे, किसी भी आदमी को बाहर रिफर नहीं करेंगे। ये पीपीपी मोड के क्लॉज में था। हाँ, टेंडर जिसका हुआ है वो व्यवस्था कराएगा। अच्छा। अगर वहां पर कोई क्रोनिक पेशेंट आ गया और उसके बाद वो डॉक्टर सक्षम नहीं है तो वो अपने सीनियर से कहेगा, वहां पर डॉक्टर को लाएगा, वहां पर उसका ऑपरेशन कराएगा। ओके। ये पीपीपी मोड कोई उस दिशा में नहीं था। हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत हुई, मुझे उसको बोलते हुए हिचक नहीं है। और उस समय क्या हुआ था कि स्वाभाविक रूप से हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, हर जगह होते हैं। जी, हाँ। कुछ लोकल डॉक्टर भी होते हैं। बहुत सारे लोगों की आजीविका उस पर निर्भर करती है, हॉस्पिटल के ऊपर। और जब नया सिस्टम आता है तो वो थोड़ा सा असहज महसूस करता है जी। लोकल आदमी। देखिए, गौर करने वाली बात है, सुनिएगा। तो लोग असहज महसूस करते हैं और थोड़ा सा, क्योंकि बाहर का आदमी होगा, अगर वो 1 साल के लिए आया है तो उसको लोगों से कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। और जो आत्मीयता पुराने आदमी के साथ थी वो थोड़ा सा कम नजर आती है उनको जी। तो रिजेंटमेंट के पहले वाला डॉक्टर तो हमको ठीक बात करता था,
ये डॉक्टर ठीक बात नहीं बिल्कुल कर सही रहे बोला हैं। आपने। ये व्यवहारिक बातें थी जो उसमें अड़चन अभी भी आ रही होंगी। जी और दूसरा कि यहाँ पर समय पे टाइम पे हो गया भाई 10 बजे, अगर 9 बजे हॉस्पिटल खुलना 5 बजे तक है तो चलेगा। 5 बजे के बाद भी उनका इमरजेंसी डॉक्टर हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ एक दूसरा कल्चर है, कभी कभी हम लोग थोड़ा मस्त हो जाते हैं 5 बजे के बाद। अच्छा। सुना भी होगा आपने। हाँ तो उससे क्या हुआ कि यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के लोग उससे एडजस्ट थे, यानी समझिए वो आए दिन उनके साथ कोई नई बात नहीं अरे है। हाँ समझ में आ गया। हाँ 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 तो हाँ उसको खुलकर बोलना सर चाहिए। देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं इसका मतलब यह है कि जो 5 बजे के बाद लोग आते थे तो पुराने डॉक्टर तो जानते थे ये हैं तो उनको एडजस्ट कर लिया, ट्रीट कर लेते थे, लेकिन जो नए डॉक्टर थे वो उनको एडजस्ट नहीं कर पाए। एडजस्ट मतलब एक तो मिलने मिलाने में, हाँ, और समझ में। शाम को जो घुट्टी के बाद हाँ, जो स्थिति वो होती है बेहतर- उसको डाइजेस्ट नहीं कर नहीं पाए बाहर कर- का आदमी। हाँ वो सोचता है मेरे को गाली गलौज क्यों करेगा। हाँ तो ये चीजें थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ती रही, और लोकल लोगों ने भी जो इन्वॉल्वमेंट था, जिनसे उनको आजीविका मिलती थी, वो भी थोड़ा सा रिजनमेंट के रूप में है। बाकी जहां तक पेशेंट की बात है, जो मरीज आया उसकी कभी शिकायत नहीं मिली होगी, मरीज की शिकायत नहीं मिली होगी, लोकल लोगों ने जरूर की होगी। लेकिन अच्छा। हमारा मकसद तो क्या था कि मरीज को ठीक करना था। अच्छा हाँ, यानी कि कहीं ना कहीं लोकल राजनीति हावी हो गई उन डॉक्टरों की सोच पर भी, वो थोड़ा डॉक्टर थोड़ा सा डरने लगे। अच्छा सर, कई बार या जैसे मैं रामनगर हॉस्पिटल की बात करता हूँ, पीपी मोड पे है, उसकी कई बार आलोचनाएं होती है, वहां आरोप ये लगते रहे कि वो डॉक्टर बीएमएस हैं, वो फर्जी डॉक्टर हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पीपी मोड फर्जी डॉक्टर रख ले? नहीं, इसमें तो सख्ती से जब आपका पीपीपी मोड पे जो डॉक्टर्स नियुक्त होते हैं या जो डॉक्टर्स की टीम लाती है, इसीलिए तो वहां पर वो व्यक्ति बैठा, सीएमएस है वहां पर। हाँ सरकार का नुमाइंदा जो चीफ मेडिकल अफसर है, जो वहां पर रहता ही रहता, सुपरिंटेंडेंट है, उसकी जिम्मेदारी है ना कि भाई आप अपने वो दिखाए, उसमें तो दिखाना पड़ता है। दिखाना भी डिग्री। हाँ आपकी डिग्रियां दिखानी पड़ेंगी, आपकी एमडी में है तो किसमें है, सभी चीजों की जांच के उपरांत ही किसी डॉक्टर को नियुक्त किया जाता है पीपीपी मोड पे। पीपीपी मोड वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जो दक्ष डॉक्टर हो उन्हीं को वहां पर रखें। सर मैंने देखा पीपी मोड में कई लोग, जो लोकल लोग हैं, वो ये भी आरोप लगाते रहे कि देखो ये डॉक्टर तो काला है, ये डॉक्टर की दाढ़ी ज्यादा है, ये डॉक्टर तो नाहविल लग रहा है, डॉक्टर तो ये पता नहीं कहाँ का लग रहा है, ये डॉक्टर कैसे बन गया। ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं पीपी मोड के डॉक्टरों पर। तो इस तरह की सोच को कैसे परिवर्तित किया जाना चाहिए? देखिए, मकसद हमारा ये होना चाहिए कि जो उपचार करने के लिए जो डॉक्टर के पास आया है, अगर डॉक्टर उसका उपचार ठीक कर रहा है तो अनावश्यक रूप से उसके ऊपर दबाव और नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि डॉक्टर अगर मैं किसी के व्यक्तिगत रूप से किसी से नाराज हूं, थोड़ी देर के लिए होते हैं डॉक्टर, हम लोग भी नाराज होते थे जब हम मंत्री थे कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन हम उसको फिर समझाते थे कि भाई आपसे हम इसलिए इस बात को जोर से कहा है क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। और इसका अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, तो आप इसको ठीक करना है, इसलिए आप इसको अपने उसके अंदर सुधार लाइए। सर कहने का मतलब यह है कि जो ये डॉक्टर हैं प्राइवेट मोड के, ये वीआईपी कल्चर को स्वीकार नहीं कर पाए, क्योंकि जो सरकारी डॉक्टर थे वो एडजस्टमेंट थे, वो वीआईपी को भी ट्रीट कर लिया करते थे। ये 1-2 साल में आते थे तो उनको ये वीआईपी अभी कुछ नहीं, ये तो अपने डॉक्टरी करना, तो वो भी थोड़ी बेवकूफता की कमी रह गई। सर आप ये बताइए, जो आपके समय में पीपी मोड थे और बीजेपी सरकार के पीपी मोड, उन दोनों में क्या अंतर रहा, सोच में, प्रशासन में, शासकीय अनुभव में? नहीं, मेरा और मैं समझता हूँ पीपीपी मोड के तो तमाम जो तरीके पहले थे वही अब भी होंगे जी। मैंने बहुत ज्यादा बारीकी से उसके बाद देखने का मुझे मौका नहीं मिला, और निश्चित रूप से वही स्थिति होगी। लेकिन इसका फेल्यूर का कारण मैंने आपको बताया कि कुछ और कारण है जिसकी वजह से ये एडजस्ट और थोड़ा सा लोकल पॉलिटिक्स हो गया, लोकल बात होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होती है, फिर कोई भी विधायक किसी भी क्षेत्र का हो, क्योंकि वो सीधा जुड़ा है उस व्यक्ति के साथ, वोट के नाम से जुड़ा हो, रिश्तेदारी के नाम से जुड़ा हो, तो उसकी बात टाल नहीं सकता। उस व्यक्ति की बात नहीं टाल सकता, और फिर एक वो अजीब सा माहौल बन जाता था कि नहीं जी पीपीपी मोड को हटाओ। पीपीपी मोड का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि हर हालत में हमको डॉक्टर्स के उपलब्ध कराना है। और जैसे मैंने अभी हेल्थ डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में कहा, तो उसका भी मकसद यही था। 950 करोड़ रुपए अगर उसमें हमको मिल गया होता, तो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाया, सैंक्शन हो गया, आदेश हम पर आ गया, रिलीज नहीं हो पाया, उन बातों को छोड़ देते हैं किन कारणों से नहीं हुआ। लेकिन उस पैसे का उसके बाद जब सरकार बन गई, 2017 में ये सरकार बन गई, तो उसके बाद भी उसका सदुपयोग उस स्तर पर शायद नहीं हो पाया। नहीं तो
नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर वो व्यवस्था को हम लोगों ने लागू कर दिया होता तो एक भी अस्पताल में कोई ऐसी शिकायत नहीं आती कि हमारा उपचार इन्होंने नहीं किया। सर, इतने कर्मठ और ईमानदारी से काम करने वाले स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर फिर आप 17 में आपको जनता हरा देती है, पीड़ा होती है कि यार इतना काम करने के बावजूद, क्योंकि उसमें मोदी लहर भी थी, ये भी थी, तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि आप अपनी लहर में उन व्यक्तियों को तो सम्मान करें जिन्होंने आपके लिए बिल्कुल मतलब बियॉन्ड द लिमिट जाके भी काम किया है। कैसे हमारे लोग जागरूक होंगे कि हमको व्यक्ति को देखना है कि यार इस व्यक्ति ने काम किया है, कैसे सोच जागृत होगी लोगों की? देखिए, मैं एक बात वैसे ही कह दूं, इसको आप दूसरे ढंग से मत लीजिएगा। 2012-14 तक लोग उन जनप्रतिनिधियों को अक्सर जिताते थे जो जनता के काम आते थे, अच्छा, जनता के लिए काम करते थे। मेरा भी इतिहास 85 से 90 का देख लीजिए, 93 से लेके 96-7 का देख लीजिए, 2000 से लेके 2007 का देख लीजिए, और 12 से लेके 17 का देख लीजिए। आपने देखा हो निरंतरता और इतने काम हम लोगों ने किए, जबकि बीच बीच में जो लोग भी आए उन्होंने भी किए होंगे, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कह सकते कि नहीं किए, लेकिन अपेक्षाकृत बहुत पीछे छूट गए। यहां पर 2014 के बाद कुछ इस प्रकार की बातें होना प्रारंभ हो गई, सोच में परिवर्तन आ गया। सोच में परिवर्तन ये आया कि भाई काम करना, या तो दो बातें हो सकती है कि मैंने यहाँ पर लगभग सभी कमियों को दूर कर लिया जो मूलभूत थी। यहाँ की पानी की समस्या थी, वो ठीक हो गई थी, यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़क बन गई, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं थोड़ा बेहतर कर दी थी, यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन कर दिया था। तो ये तमाम चीजें होने के बाद लोग सोचते हैं शायद अब इसकी आवश्यकता नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 कि चलो भाई नए चेहरे को देखते हैं, नए चेहरे, कुछ नयापन। कभी कहते हैं ना, कभी कभी सब्जी भी लगातार खाओ आप, कोई बढ़िया सी बड़ी तो तीसरे चौथे दिन कहते हैं यार तुम्हारे घर में एक इसके अलावा कुछ नहीं है क्या? तो बहुत सारी चीजें। हाँ। देखिए, आपने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को सुना, बहुत उससे बात की है। एक सवाल लेके इस लाइव को खत्म करूंगा, लेकिन एक और आप इनका इंटरव्यू देख पाएंगे कल रात को 9 बजे, जिस पर आप और लाइव नहीं होगा, जिसमें आप कांग्रेस की दशा दिशा के बारे में सुन पाएंगे और इस समय कांग्रेस की जो लीडरशिप में गुटबाजी में फंसी हुई है उस पर बात कर पाएंगे क्या, और कांग्रेस को मिलने वाला एक नया अध्यक्ष, तो क्या सुरेंद्र सिंह नेगी भी रेस में है? उस पर सवाल के जवाब आप कल 9 बजे देख पाएंगे। एक आखिरी सवाल के साथ इस इंटरव्यू को लाइव को मैं खत्म कर रहा हूं। सर, स्वास्थ्य सेवाओं की जो परिणति यहाँ पे अभी हो रही है, अगर आप पुनः हो तो शायद ये उच्च स्तर में जाती, क्या सलाह देना चाहेंगे आप वर्तमान सरकार को और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री को? मैं सुझाव ये देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत होना बहुत आवश्यक है। ये उत्तराखंड की सेहत के लिए बहुत आवश्यक है, यहाँ के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। आने वाले समाज को हम लोगों को मजबूती प्रदान करनी होगी स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से। इसके लिए जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं मैंने कहा, मुझे मालूम है कि आप डॉक्टर नहीं ला पाएंगे। आप कहते हैं कि हमने 200 डॉक्टरों को नियुक्ति दे दी या पास आउट हो गए, MBBS उन्होंने क्लियर कर लिया, लेकिन वो होता कुछ है नहीं, क्योंकि 200 डॉक्टरों में से मुश्किल से 20-30 लोग ज्वाइन करते हैं, बाकी जगह खाली रहती है। तो इसके लिए जब तक हमारा मुकम्मल ये सेटअप ठीक नहीं हो जाता डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि डॉक्टर्स जब 5 और 7 साल की उनकी जो एक किस्म से रिगरसली वो मेहनत करते हैं, उसके बाद पास आउट होते हैं, उसके बाद MD करते हैं, तो 7 साल के बाद उसके जहन के अंदर एक चीज हमेशा रहती है कि डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टर भी कहलाऊंगा, नंबर 1, अच्छी जगह रहूंगा, नंबर 2, अच्छी जगह बच्चों को पालूंगा, नंबर 3, और यहाँ कंदराओं में कोई आना इसलिए नहीं चाहता कि उनके पास ऑप्शन, जो कारपोरेट जगत में बहुत सारे हॉस्पिटल जो है जगह जगह बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में भी शुरू कर दिए, क्योंकि ये जो काम है ये एक किस्म से बहुत बिजनेस है, बिजनेस के रूप में उन्होंने इसको ले लिया। और उनको जितनी तनख्वाह, जितना वेतन यहाँ मिलता है उतना वेतन उससे ज्यादा वो दे रहे हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से आना, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि नहीं आएंगे, बहुत सारे लोग हैं आना चाहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ 10-10, 15-15 साल से वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो ये अलग अलग टेस्ट है, लेकिन इसके लिए मेरा तो ये कहना है कि NHM से हमारे सरकार को चाहिए कि अगर वो 40 से लेकर 60 कैंप की व्यवस्था कर दें जो हमने की थी, तो आपकी सारी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। नंबर 2, जो हंस फाउंडेशन, माता मंगला जी या भोले महाराज जी के सहयोग से हम लोगों ने जो हर महीने एक कैंप जो है हर क्षेत्र में लगाने का रुचि
दिन फिर दोबारा कैंप लगाया जाता था, जिसमें 40 टेस्ट वहीं पर होते थे, डॉक्टर्स की टीम देखती थी। जो व्यक्ति यहाँ पर इलाज नहीं हो पा रहा है उसको जो है दूसरे स्थान पर भेजने की व्यवस्था थी। और व्यवस्था को अगर मैं समझता हूँ मजबूती से लागू कर दे तो ये समस्या का हल है। फिलहाल आप देखते रवि के बिंदास, वो स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट कहा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने, कि जब देवेंद्र फडणवीस सरकार थी तो उस समय पता चल का जवाब मिलता था, लेकिन उसके बाद मिलना बंद हो गया, जो एक गंभीर संकेत है कि सरकार शायद संभवतः स्वास्थ्य के लिए गंभीर नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब तक हमारे पास डॉक्टर नहीं है, पीपीई मोड हमारे लिए मजबूरी है, हमें करने पड़ेंगे, डॉक्टर हायर करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली पौड़ी में जो पीपीई मोड बना वापस सरकार में ले लिया गया है, बहुत दयनीय हालत हो गए हैं। फिलहाल पीपीई मोड अगर वापस सरकार में चले गए तो क्या दयनीय हालत होने वाले हैं, ये सब नजर आ रहा है। फिलहाल देख रहे थे रवि के बिंदास बोल, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को धन्यवाद, प्रणाम और साधुवाद कि आपने नई दिशा दिखाई थी, लेकिन दुख इस बात का कि वर्तमान सरकार उस पद पर आगे चल नहीं पाई। जय उत्तराखंड, जय भारत। थैंक यू।